हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल सामान्य प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 6/6/2019 को पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो देखिए, इस तरह 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कैल्शियम। तो देखिए, धातु ऐसे तत्व है जो सरलता से धनायन बनाते हैं। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु जो है ये सोडियम, लिथियम, पोटेशियम वर्ग ए के धातु होते हैं, जबकि उसके बाद जो मृदा यानी अल्काली मृदा धातु होता है ये बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम वर्ग 2 के धातु का स्थान होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद जो है शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो देखिए, यहाँ पे 27 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास तथा प्रधान सेनापति था। गौरी ने इसे भारत का साम्राज्य सौंपकर अफगानिस्तान लौट गया। कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना की। ये तुर्की के रहने वाले थे। दास प्रथा के अंतर्गत अब्दुल अजीज़ के हाथ कुतुबुद्दीन ऐबक को इनके माता पिता ने बेच दिया था। अब्दुल के मरने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 नंबर है कि बादामी चालुक्य के बादामी जाने से उनकी राजधानी थी, यानी बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी। 28 का हो जाएगा डी ऑप्शन, एहोल। तो देखिए, बादामी का पूर्व नाम वातापी था। जय सिंह ने बादामी यानी वातापी को राजधानी मानकर वो चालुक्य वातापी राजवंश की स्थापना की थी। हालांकि प्रारंभिक तौर पर एहोल इसकी राजधानी थी। इन्होंने 540 से 757 ईस्वी तक शासन किया। स्मरण रहे कि इसी राजवंश का प्रतापी राजा पुलकेशिन II का संबंध एहोल अभिलेख से है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि फरवरी 2019 में ईरान के चाबहार में मकरान कप मुक्केबाजी में भारत ने खालिस्तान स्वर्ण पदक और 5 जो है रजत पदक जीते हैं। तो देखिए, 29 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी 1। क्या होगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो 30 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पहले इस राजमार्ग का नाम NH7 था। ठीक है, NH-48 राजमार्ग दिल्ली से चेन्नई भारत के पश्चिम राज्यों से होकर गुजरती है। NH-53 ये हजीरा गुजरात से जो है पारादीप फोर्ट उड़ीसा को जोड़ती है। NH-27 पोरबंदर को सिलचर से जोड़ती है। नेक्स्ट 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है। तो सबसे मुलायम धातु सोडियम है। सबसे मुलायम धातु जो है सोडियम होता है। इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, लेकिन विकल्प के अनुसार यहाँ सोना को अधिक मुलायम कहा जाएगा। सोना सर्वाधिक लचीला होता है। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखिए, कैलाश सत्यार्थी ये भारतीय समाज सेवी हैं। इन्होंने बाल अधिकार पर कार्य करते हुए 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। इन्होंने विश्व के 143 देशों में 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। इनके कार्य को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने अपने कानून में अनुच्छेद 182 को जोड़ा, जो विश्व के लिए एक प्रमुख मार्गदर्शक है। 2014 ईस्वी में मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस तरह जो है यहाँ पे 32 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट फिर है फरवरी 2019 में ईरान के चाबहार में मकराना कप में खालिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे देखिए 33
क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी दीपक सिंह। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, जिसे 1962 में भारत का चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो देखिए यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर होगा ये होगा, देखिए नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के तिब्बत के चुंबी घाटी को जोड़ता है। यह दर्रा रेशम मार्ग का एक अहम हिस्सा भी है। नाथुला दर्रा चीन और भारत के बीच आपसी समझौता द्वारा स्थापित 3 खुले व्यापार चौकियों में से एक है, जबकि 2 अन्य हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा और तथा उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा है। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी नाथुला दर्रा। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय महिला जो है महिलायान बना था। तो देखिए 35 का होगा, 35 का जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन 35 का, के राधा कृष्णन। ठीक है, तो क्या होगा, के राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश भारत पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरबों द्वारा किया गया था, परंतु मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश की स्थापना करने में सफल रहा। तो इस तरह से 36 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, गुलाम राजवंश। नेक्स्ट है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। तो देखिए यहाँ पे होगा अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का द्वितीय शासक था। इन्होंने सल्तनत काल में सर्वाधिक राज्य विस्तार किया। दक्षिण भारत के विजय के लिए अपने प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। दक्षिण भारत में देवगिरी के विरुद्ध अभियान सबसे प्रसिद्ध है। इस समय देवगिरी का शासक जो है रामचंद्र था। ठीक है, कौन था, रामचंद्र था। तो 37 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। 38 नंबर देखिए, फिर है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देखिए 38 का होगा, कर्नाटक के प्रमुख अभयारण्य इस प्रकार है, जैसे बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, उसके बाद है दांदेली, अंसी, बिलगिरी, रंगनाथ, ये सभी अभयारण्य जो है टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो कर्नाटक जो है क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नेक्स्ट फिर है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती हैं। तो बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिला में इंदौर तथा बड़ोदरा के बीच बाघानी नदी के बीच जो अवस्थित है। इस गुफा की खोज 1818 ईस्वी में जो डेजर फील्ड ने की थी। इस गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। कुछ इतिहासकार इसे 4वीं और 5वीं सदी में निर्मित जो है मानते हैं, तो कुछ 7वीं सदी में निर्मित मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है 39 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि 16 उपन्यास के लिए जो किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो राणा दास द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें द कैपिटल, टोक्यो कैंसिल्ड, सोलो, दिल्ली आफ्टर नेशन, टोक्यो फ्रांसिस्का आदि। तो यहाँ पे जो है 40 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी राणा दास गुप्ता। नेक्स्ट है कि कोई पीछे न रहे थीम के साथ 22 मार्च 2019 को विश्व खाली स्थान दिवस हाशिए पर रहने वाले समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया गया। तो देखिए 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या होगा, जल। ठीक है, जल दिवस हाशिए पर रहने के लिए। नेक्स्ट देखिए, फिर है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या होगा, तो जल हो जाएगा। ठीक है, तो जल दिवस हाशिए पर रहने वाले समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है। तो देखिए
ओजोन परत को नष्ट करता है। तो क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणु को विनाश करता है। अतः क्लोरीन का यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन और क्लोरीन आदि ओजोन परत का क्षरण करता है। ब्रोमीन का यौगिक क्लोरीन की तुलना में से 100 गुना अधिक ओजोन के अणु को नष्ट करता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाले UV पराबैंगनी किरणों को रोकती है और यह परत क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन यानी क्लोरीन। नेक्स्ट, फिर बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो देखिए, जस्तीकरण या यसदलेपन या गैल्वेनीकरण के द्वारा लोहा पर जो विद्युत रसायन प्रक्रिया द्वारा जंग लगने से रोकने हेतु जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसका नाम इटली के वैज्ञानिक लुइगी गैल्वानी के नाम पर पड़ा है, परंतु इस प्रक्रिया का आविष्कार पेरिस का वैज्ञानिक जो है 1837 ईस्वी में मोरियर सोनी शोरेल ने किया था। तो इस तरह 43 का राइट आंसर होगा C ऑप्शन जस्ता। नेक्स्ट, 44 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है? तो मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। तो मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी। इसमें इस स्कूल में उपस्थित सभी बच्चे को दोपहर का भोजन निःशुल्क दिया जाता है। प्रारंभ में इसे 2408 ब्लॉक में आरंभ किया गया। वर्ष 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2005 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक जो है कर दिया गया। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया है? तो विद्युत चुंबकत्व विज्ञान में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव के कारण का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम इसका अध्ययन जो आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया है। ठीक है, क्या था? इन्हीं के नाम के सम्मान में विद्युत धारा के SI मात्रक का नामकरण एम्पियर हुआ है। ठीक है, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे C नंबर, आंद्रे मेरी एम्पियर। 46 है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो 46 का देखिए, 46 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 19A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। 19B में बिना शस्त्र का प्रदर्शन करना। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में देश भर में आवागमन की सुविधा। 19E में है देश के किसी क्षेत्र में निवास की सुविधा। 19G में है कोई भी व्यापार और पेशा की स्वतंत्रता। 19F में है संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 के तहत हटा दिया गया। तो इस तरह आपको 46 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 46 का क्या हो जाएगा? तो 46 का हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर यानी अनुच्छेद 19। उसके बाद 47 नंबर देखिए, 47 है कि नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर जो रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, खाली स्थान राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती हैं। तो 47 का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है बी ऑप्शन। 47 का होगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, 48 है कि लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? लोक अदालतें किसके अधीन जो है बनाई गई हैं? तो 48 का होगा बी ऑप्शन। 48 का जो है आंसर होने वाला है बी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। तो लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और
निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की जो है स्थापना के लिए प्रावधान करता है। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे पर विचार करती हैं। इसका निर्णय अंतिम होता है। इसके निर्णय पर अपील नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला होता है प्रारंभिक क्षेत्र, खेती, मछली पालन, खनन, वानिकी आदि। बी होता है द्वितीय क्षेत्र, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर का निर्माण। तीसरा होता है आपको सेवा क्षेत्र, यानी होटल, परिवहन, शिक्षण संस्थान, रेस्टोरेंट आदि। तो यहाँ पे जो 49 का राइट आंसर होगा बी, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक, नेक्स्ट 50 नंबर है कि संतुलित रूप से प्रबंधित वन किस प्रकार अनेक योगदान दे सकते हैं। इस विषय में जो है जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मुख्य थीम क्या था? तो मुख्य थीम जो है क्या था 50 का? देखिए, तो यहाँ पे जो 50 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी वन और शिक्षा। क्या था? वन और शिक्षा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, जीके जीएस का। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा यदि आप अन्य जो है सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।